नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा को कैसे कैलकुलेट करें? क्या ये हमें शुभ परिणाम देगी या अशुभ परिणाम देगी? बेसिकली बात जब आती है राहु की, तो राहु को लेकर हर कोई व्यक्ति चिंतित हो जाता है या उसकी महादशा अंतर्दशा आती है तो हमेशा वो सबसे ज़्यादा राहु को वॉच आउट करने की कोशिश करता है। ये लाइफ में ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी दे देगी, ये हमारी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं उसके पीछे राहु ही तो नहीं कारण है। तो देखिए, राहु किस तरह की परेशानी देता है, राहु बेसिकली किन चीज़ों का कारण है, उस बात को समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परेशानी चल रही है कुछ और, उपाय आप राहु का कर लें। कई बार ये भी होता है कि हमारी कुंडली के अंदर राहु तो अच्छा खासा बैठा था, हमें बहुत कुछ देने वाला था, पर हम बिना बात पे उसका उपाय किए जा रहे हैं, उसको जल प्रवाह कर रहे हैं या उसको किसी प्रकार से दबा रहे हैं कच बहुत सारी तरह के उपाय होते हैं। तो हम लोग गलती से क्या कर बैठते हैं कि राहु चेक किया कि यार साहब राहु का 9th हाउस में लेट फॉर एग्जांपल बैठा है, तो यहाँ तो राहु 9th हाउस के बारे में खराब बताया था। ठीक है, बताया था, मगर क्या एग्जैक्टली वो खराब है या नहीं है, ये आपने प्रॉपर चेक नहीं किया और उठा के उसका उपाय कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु कहीं भी बैठा है तो उसको एग्जैक्टली एनालाइज कैसे करें। दूसरा, महादशा उसकी जब भी आने वाली है, और यहाँ पर कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है कि महादशा हो सकता है आपकी निकल गई हो, या हो सकता है आने वाली हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में आई ना। क्योंकि ये जो महादशा होती है इनके टाइम पीरियड काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। राहु की बात करते हैं तो 18 साल का टाइम पीरियड राहु का होता है। तो क्या 18 साल एक जैसे जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 18 साल एक जैसे जाएंगे। मगर हाँ, जब कोई महादशा हमारी निकल जाती है, जैसे मरकरी की है 17 साल की है, शनि की है 19 साल की है, जुपिटर की है 16 साल की, तो कोई ना कोई महादशा आपके जो निकल चुकी है उसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली ये टाइम पीरियड हमारा अच्छा गया या खराब गया। बीच में फ्लक्चुएशंस आती हैं, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ गोचर एंड वर्षफल। मगर फाइनली ये कैसी जाएगी, इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे एक कुंडली के माध्यम से, जिससे कि आप इजीली समझ पाएं कि जिस व्यक्ति का भी एग्जाम्पल कुंडली लेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली को देखकर आप सेम उसी तरीके से अपनी कुंडली में खुद चेक कर सकते हैं कि मेरी अगर महादशा या अंतर्दशा राहु की आने वाली है या चल रही है तो क्या वो एग्जैक्टली सही है या खराब है। खराब है तो ठीक करना कैसे है, और अच्छी है तो उसको और अच्छा करना कैसे है। ये सिंपल सी बात है रेमेडीज की। तो राहु को बेसिकली क्या होता है कि जब उसकी महादशा को हम देखते हैं कि अच्छी है या खराब है, तो ये तो एक बात का विषय है। मगर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राहु पॉजिटिव होने पर अपने क्या इंडिकेशन देता है, नेगेटिव होने पर अपने क्या इंडिकेशन देता है, और हमें कैसे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना है। तो राहु बेसिकली क्या है, कड़वा धुआं है। राहु क्या है, घर में जंग लगा सामान है। आपकी दीवारों पे जो सीलन है वो राहु है। आपकी पानी की टैप्स अगर बार बार लीक करती हैं, दैट्स इज राहु है। आपके घर में अचानक कोई परेशानियां बार बार आ रही हैं। अब राहु क्या है, जेल खाना है, जैसे कोर्ट कचहरी पुलिस थाने या जेल के चक्कर लगना, ये राहु ही कराता है। दवा खाना यानी कि डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लग रहा है, बार से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, ये राहु है। अननेसेसरी का मेंटल स्ट्रेस बना हुआ, दिमाग शांत नहीं रहना, कुछ ना कुछ प्लान करते रहना। कई लोग का ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये राहु ही है। तो हमें इस बात को समझना है कि आपका राहु अच्छा है या खराब है। हमारे मन में आने वाले विचार भी राहु से ही देखे जाते हैं। तो राहु क्या है, मन में आने वाले विचार। आपके मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा आ रहे हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। तो ऑल थिंग्स आर, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपके खराब राहु को इंडिकेट करते हैं। तो हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को समझ लेना है प्रैक्टिकल वे में कि भाई राहु बेसिकली किन चीज़ों का कारक है। राहु की जब शुभता की बात करें तो राहु की जो इष्ट देवी हैं वो कौन है, सरस्वती। तो राहु बुद्धि का कारक भी है। और सरस्वती क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आपके मन में विचार आएंगे वैसे ही आपकी वाणी से निकलेगा। कुछ भी शब्द आप बोलेंगे तो सरस्वती क्या है, आपके मन में आने वाले विचार, आपकी बुद्धि।
तो बुध और राहु का एक कनेक्शन बताया गया है कि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु। तो यहाँ पर राहु को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप 2-3 फॉर्मूलों को समझेंगे और उससे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा राहु अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा है तो उसके लिए कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, मगर अगर खराब है तो उसके लिए निश्चित तौर पर उपाय की आवश्यकता है। और उपाय करेंगे कैसे, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुंडली के तौर पर अब एक चार्ट लेते हैं। राहु की पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे। राहु बेसिकली आपको पता है कि शुक्र का पार्ट है। राहु और केतु से मिलकर शुक्र बनता है। शुक्र क्या है? लक्ष्मी। तो राहु को क्या कहा गया है कि माँ लक्ष्मी का रूप। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये लिखा होता है कि राहु कैसे बनाता है रोडपति से करोड़पति। इस तरह के बहुत सारे टाइटल आपको देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज ट्रू। अगर अच्छा होगा तो रोडपति से करोड़पति बना देगा, मगर खराब होगा तो करोड़पति से रोडपति भी बना देगा। तो ये दोनों ही स्पेशलिटी राहु के अंदर देखने को मिलती है। तो इसको समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कुंडली में जब राहु को देखना होता है तो मरकरी को सबसे पहले कंसीडर करना है। इसके साथ साथ हमें चंद्रमा को भी देखना होता है। कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा मजबूत पोजीशन में है, मंगल स्ट्रांग पोजीशन में है, उस कुंडली के अंदर राहु नॉर्मली खराब रिजल्ट नहीं देता। मगर ज़्यादातर केस में ये चीज़ें स्ट्रांग देखने को नहीं मिलती हैं। चंद्रमा भी वीक होता है और मंगल भी 90% कुंडली में खराब होता है। जिस कुंडली में मंगल खराब होगा मून ऑटोमेटिक वीक हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे खैर अभी नहीं जाना है। फिलहाल सिंपल सा कैलकुलेशन लेके चलनी है कि राहु को कैसे चेक करें। तो उसको चेक करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कुंडली ली है। ये आपके सामने इनकी डिटेल है। 2003 का बर्थ है और ये आपका लास्ट टू लास्ट वीडियो में, पता नहीं लास्ट वीडियो में इन्होंने अपना कमेंट डाला हुआ था, तो वहाँ से हमने इनका डाटा लिया। तो यहाँ पर इनकी जो डिटेल है ये आपके सामने है। 2003 और हरियाणा का बर्थ है। तो इनकी महादशा को ही अगर चेक करना है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कुंडली ली है, कोई कुंडली का एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर राहु बैठे कहाँ पर है? 9th हाउस में। अब 9th हाउस में राहु का प्लेसमेंट नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 9th हाउस का राहु के लिए क्या बताया है कि ऐसे जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी की 2 शादियां अवश्य होती हैं। जातक के घर में टेडी बियर सॉफ्ट टॉयज ज़्यादा पड़े होते हैं। जीवन में कभी गिफ्ट लेने नहीं चाहिए। और ऐसे जातक की अपने ससुराल वालों से भी बनती नहीं है। एंड 9th हाउस इज फादर। खुद 9th हाउस राहु फादर के लिए भी अच्छा नहीं होता और कुंडली के अंदर एक पितृ ऋण क्रिएट कर देता है। जब भी कुंडली में किसी प्रकार का पितृ ऋण बनता है तो जातक के लाइफ के अंदर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फादर के लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमें 9th हाउस के राहु इस सामने वाले व्यक्ति का बैठा था तो हमें पता था। नॉर्मली हम चेक भी ऐसे ही करते हैं कि भाई इसका राहु 9th हाउस में, सीधा 9th हाउस की उठा के वीडियो चेक करी और समझ लिया कि ऐसा ऐसे लिखा है। मगर क्या एग्जैक्टली ठीक है? ससुराल वालों से बनेगी, कम बनेगी या बिल्कुल नहीं बनेगी, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जहाँ बैठा है वहाँ के इफेक्ट तो देगा ही देगा, परेशानी देगा ही देगा, मगर उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। अगर वो अच्छी पोजीशन में हुआ तो ये नेगेटिव इफेक्ट उसके देखने को फिर नॉर्मली कम मिलते हैं। 90% तक आप देखेंगे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 9th हाउस में अगर राहु इसका बैठा है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इनके अष्टवर्ग को खोल लेना है। अब अष्टवर्ग आपके सामने है और अष्टवर्ग में आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु बैठे हैं आपका 9th हाउस में और किस साइन में बैठे हैं? तो ये बैठे हैं आपका शुक्र के साइन में। वृषभ राशि के राहु यहाँ पर 2nd हाउस में बैठे। अब देखिए 2nd हाउस में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, तो 9th हाउस का रिजल्ट तो हमने चेक ही कर ही लिए। मगर 2nd नंबर के जो साइन में बैठे हैं, 2nd नंबर का साइन किसका है? वीनस का। तो कहीं ना कहीं वीनस को कैसे इफेक्ट करेंगे? 2nd नंबर का साइन कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कहाँ पे आता है? 2nd हाउस के अंदर। तो यहाँ पर 2nd हाउस वाणी का है, तो जातक की वाणी में थोड़ा दोष उत्पन्न करेंगे। जातक को कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाएगी, सामने वाले को स्पष्ट जवाब दे देते, खरी खोटी सुना देते हैं। इनके बेसिक नेचर में होता है वाणी में दोष उत्पन्न कर देना। अब 9th हाउस के अंदर ये राहु बैठे हैं वृषभ राशि में, तो यहाँ पर किसको चेक करना है? पहले इसके लॉर्ड को कि वो कैसी पोजीशन में है। तो शुक्र, आप इस टेबल में देखेंगे कि शुक्र ने
इधर राशि लिखी हुई है, तो शुक्र ने 9 नंबर के साइन में बैठा है, वहां पर कितने पॉइंट दिए हैं, तो 5 पॉइंट। फिर आप चेक करेंगे शुक्र से 5वां घर में कौन सी राशि आती है, तो यहाँ पर शुक्र से आप 5वां घर काउंट करेंगे, वहां पे 9 के बाद 9 से काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12 और 1, यानी कि शुक्र ने मेष राशि में कितने पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद शुक्र से 9th, तो यहाँ पर शुक्र से 9th काउंट करेंगे, तो यहाँ पर दिए हैं 4 पॉइंट। तो आप इनका कैलकुलेट करेंगे तो 15 आ रहा है टोटल, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज जो आया वो 12 से ज़्यादा आया, 5 आ गया एवरेज, यानी कि इनका शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा है। तो राहु का खुद का अपना कोई वो नहीं होता वजूद, और राहु जो है जिस भी राशि में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट देते हैं। अब जो राशि के लॉर्ड थे वो तो पॉजिटिव निकल के आए। अब इसके बाद चेक करेंगे कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, तो यहाँ पर बुध भी शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बुध एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक राजयोग कुंडली बनाते हैं, हालांकि कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मल्टीपल रिलेशनशिप के योग भी कुंडली में बना देता है, इस बात का ध्यान रखिए कहीं बैठा हो। अब ऐसे में बुध खुद कितने पॉइंट के साथ बैठे हैं, तो बुध 8 पॉइंट के साथ 4th हाउस में बैठे हैं। चौथे घर में बैठा हुआ बुध नॉर्मली माँ के लिए शुभ नहीं होता, वो भी स्पेशली अगर अकेला बैठा हो, इस बात को छोड़ देते हैं। मगर बुध यहाँ पर 8 पॉइंट के साथ बैठे हैं, बुध कुंडली के अंदर अच्छे हो गए। अब बुध अच्छा तो राहु ऑटोमेटिक अच्छा, तो बुध और शुक्र यानी कि जिस राशि में राहु बैठे थे वो भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। अब देखना यह है कि शुक्र ने जहां राहु बैठा है वहां पर कितने पॉइंट दिए हैं, तो वहां पर दिए हैं 4 पॉइंट, जो कि एक एवरेज पॉइंट है, ना खराब है ना अच्छे हैं। तो यानी कि तीनों फॉर्मूले से चेक किया तो एक तरफ से रिजल्ट आया ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, अगर बाकी 2 जगह से पॉजिटिव आया तो ओवरऑल हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर इनमें से 2 नेगेटिव होते और एक पॉजिटिव होता तो क्या मानते कि भाई नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव तो ज़्यादा खराब है। मगर यहाँ पर एक पे 0 आए, बाकी 2 में पॉजिटिव आए, तो एवरेज जो है वो पॉजिटिव निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है, कुंडली के अंदर राहु जो खराब दिखाई दे रहा था वो खराब है नहीं, और अपनी महादशा अंतर्दशा में इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। मगर बात आती है कि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लेने हैं। अगर आपका इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और ख़राब है तो क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। हम बात हमेशा करते हैं कि आपकी लगन कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट अगर खराब बैठा है तो महादशा अंतर्दशा में खराब रिजल्ट देगा, अगर अच्छा बैठा तो अच्छे देगा, ये बात सबको पता है। मगर हम हमेशा बातें करते हैं कि खराब बैठे तो खराब को अच्छा कैसे करें, और अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे करें। खराब होगा तो अपने टाइम पीरियड में वो जो चैलेंजेस देगा, आप लगातार रेमेडीज कर रहे हैं तो चैलेंजेस कम होते चले जाएंगे, और डिपेंड करता है आप कितने टाइम से रेमेडीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस व्यक्ति की बात करें, इनके 9th हाउस में हैं, तो यहाँ पर टेडी बियर सॉफ्ट टॉय नहीं रखने। दूसरा, मोबाइल में धार्मिक भजन नहीं सुनने, डीपी स्टेटस धार्मिक नहीं लगाना, और डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। इन बातों का ध्यान रखें। साबुत हरी मूंग की दाल रोजाना रात को भिगोएं और नेक्स्ट डे पक्षियों को डालें। ये वाली रेमेडी कोई भी कर सकता है। इसे करने से क्या होता है कि शुक्र और बुध दोनों ग्रेजुअली ठीक होते हैं, और जब ये ठीक होते हैं तो राहु कुंडली के अंदर बाय डिफॉल्ट खराब भी बैठा हो तो वो ग्रेजुअली ठीक होता चला जाता है। क्योंकि जब आप बुध को स्ट्रांग कर लेते हैं तो बुध क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बुध क्या है, आपका दिमाग। आप सीधी सी बात समझिए, राहु क्या है, लड़ाई झगड़े का कारक। अब लड़ाई झगड़े होंगे कब, जब आपके मन में किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा, नेगेटिव विचार आएंगे। दूसरा, मन का मतलब बुद्धि के अंदर। दूसरा, आपकी वाणी से जब कुछ अपशब्द निकलेंगे सामने वाले के प्रति, तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो बुध क्या है, वाणी का कारक। वाणी के अंदर मिठास कितनी होगी ये बुध देगा, कुंडली का 2nd हाउस बताएगा।
कि आपकी वाणी के अंदर कितनी सौम्यता है या कितनी कर्कशता है। वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, बुध से सेकंड हाउस से देखा है, बुध जहाँ बैठा है उससे सेकंड। तो ये अलग फॉर्मूले हैं, मगर फाइनली जो रेमेडीज हैं, आप सारा कैलकुलेट नहीं करना जानते, मगर ये रेमेडीज हैं। ये ग्रेजुअली अगर आपको इन सब चीज़ों में कमी दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि आपका दिमाग जो है वो जितना शार्प होना चाहिए उतना नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपको भूलने की आदत है, आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में एक भय का वातावरण रहता है, दिमाग स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए कुछ अलग रेमेडीज़ भी हैं, मगर ये रेमेडीज़ जब करते हैं तो इसके बेनिफिट डेफिनेटली मिलते हैं। तो आपको कुल मिला के भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद टेंशन फ्री हो जाना है कि भाई ये अच्छा या खराब है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि राहु कुंडली में अच्छा हो या खराब हो, राहु में राहु का अंतर हमेशा परेशानी ज़्यादा देता है। तो ऐसे में रेमेडीज़ अवश्य कर लेनी चाहिए। रेमेडीज़ करने का जो राइट वे है वो है आपकी लगन कुंडली और वर्चुअल के अकॉर्डिंग एक कॉम्बिनेशन बना के रेमेडीज़ करना। यहाँ पर जो उपाय हैं वो किसी प्रकार के पूजा पाठ या मंत्रमाला के जाप के नहीं हैं, मगर जो रेमेडीज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट ईजी भी है, देखने को तो बहुत ईजी भी है, बस एक नियम से करने की आवश्यकता है। तो हम समय रहते नियम से अगर करते रहते हैं तो बड़ी-बड़ी परेशानियों को समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं। यही फ़ायदा होता है ज्योतिष को समझने का, ताकि भविष्य को ठीक रखा जा सके, परेशानियों से बचा जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो एक कुंडली को एनालाइज भी करेंगे और साथ ही एक अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे। आपका सुझाव किसी टॉपिक को लेकर हो तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।